हेलो फ्रेंड्स, सीटीटी की तैयारी करने वाले सभी साथियों को एडू चंद्रा के यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम हिंदी के शिक्षण शास्त्र के महत्वपूर्ण बिंदु लेकर आया हूं, जो वन लाइनर है। कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है जो आगामी जो है सीटीटी के शिक्षण शास्त्र को बनाने के लिए यह काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाला है। इसलिए वीडियो को शुरू से अंत तक देखें और एक एक पॉइंट को समझें। इससे आपको जो है एग्ज़ाम में 5 से 7 नंबर पक्का आने वाला है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखें। आज का मेरा पहला पॉइंट है, भाषा एक औजार है जिसका उपयोग ज़िंदगी को समझने के लिए, ज़िंदगी से जुड़ने के लिए, ज़िंदगी और जगत को प्रस्तुत करने के लिए किया जाता है। हम भाषा की बात कर लेते हैं, तो भाषा किसको बोलेंगे? तो भाषा इट मीन्स इंग्लिश में इसको हम लैंग्वेज कहते हैं। और जो है भाषा हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, उर्दू, तरह तरह के भाषा है, लेकिन जनरली सीटीटी में हम हिंदी भाषा लेते हैं। भाषा 1 के तौर पर हिंदी लेते हैं और भाषा 2 के तौर पर संस्कृत और इंग्लिश लेते हैं अधिकतर स्टूडेंट। तो हम भाषा की बात करते हैं, तो भाषा जो है हम अपने बातों को अभिव्यक्त करने के लिए जो है भाषा का प्रयोग करते हैं। जो अपने मन के बात को अभिव्यक्त करे या दूसरे तक पहुंचाए, उसी को हम माध्यम को हम क्या कहेंगे? भाषा कहेंगे। तो यहाँ जनरली 2-3 वर्ड जो है इसमें काफ़ी इम्पोर्टेंट है। कहा है कि ज़िंदगी को समझने के लिए और ज़िंदगी से जुड़ने के लिए और जीवन और जगत को प्रस्तुत करने के लिए हम भाषा का प्रयोग करते हैं। तो भाषा का बहुत उपयोग है। दैनिक जीवन में कोई भी बात किसी को कहना है, समझाना है या समझना है, तो भाषा इसका एक माध्यम है। इसलिए भाषा को जानना ज़रूरी है, हिंदी को जानना ज़रूरी है। तो याद रखेंगे, प्रायः ये जो है क्वेश्चन में पूछ देता है कि भाषा एक औजार है जिसका उपयोग कहाँ कहाँ करते हैं, तो इन सारे चीज़ों पर किया जाता है। अगला हमारा इम्पोर्टेंट जो है पॉइंट है, महत्वपूर्ण बिंदु है, वो क्या है? प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का उद्देश्य है हिंदी के विविध रूपों से परिचित कराना। तो प्राथमिक स्तर इट मीन्स हुआ प्राइमरी लेवल के बच्चे जो होते हैं वह जो है 6 वर्ष से लेकर 11 वर्ष तक के होते हैं, और वह वर्ग 1 से लेकर वर्ग 5वीं तक के बच्चे को हम प्राथमिक स्तर के जो है बच्चे कहते हैं। तो उतने छोटे बच्चों को पढ़ाना है और हिंदी को शिक्षण कराना है, तो इसका उद्देश्य क्या हो जाएगा? तो इसका मुख्य उद्देश्य हो जाएगा कि हिंदी के विविध रूपों से परिचित कराना है, न कि हिंदी के बारे में बहुत बड़ा ज्ञाता बनाना है, लेखक बनाना है। एक बड़ा बड़ा चीज़ उसको सपना नहीं दिखाना। छोटा बच्चा है, उसको शिक्षण देने का उद्देश्य यही है कि वो हिंदी के बारे में भी थोड़ा थोड़ा समझे कि इसका क्या उपयोग है, उससे परिचय करा देना छोटा लेवल पर। जब बड़ा जाएगा तो आगे वो क्या करेगा, लेखक बनेगा या क्या बनेगा, या साहित्य के बारे में जानेगा, ये सब डिटेल जो है उसको बताया जाएगा। लेकिन जनरली अभी हिंदी के बारे में उससे परिचित कराएंगे। अगला महत्वपूर्ण जो हमारा बिंदु है वह क्या है कि भाषा अर्जन और भाषा अधिगम में मुख्य अंतर स्वाभाविकता है। अगर आपसे परीक्षा में पूछते कि भाषा अर्जन और भाषा अधिगम में मुख्य अंतर क्या है, तो इसमें है स्वाभाविकता। आगे हम बढ़ते इसके बारे में और जानते हैं। भाषा अर्जन स्वाभाविक रूप से होता है। अगर पूछेगा भाषा अर्जन कैसे होता है, तो स्वाभाविक रूप से होता है। अर्जन शब्द का मतलब होता है कमा लेना, यानी भाषा हिंदी के बारे में समझ लेना, उसके स्वाभाविक रूप को समझ लेना। जबकि भाषा अधिगम में सीखना पड़ता है। अगर कोई भी चीज़ करते हैं भाषा सीखने के लिए, तो हम अधिगम करते हैं, यानी सीखते हैं। भाषा अधिगम करना होता है तब जाकर कोई चीज़ सीखते हैं। लेकिन भाषा अर्जन जहाँ होता है वहाँ स्वाभाविक रूप से ऑटोमेटिक आपको कुछ न कुछ समझ में आ जाता है। समाज में रहते रहते, परिवार में रहते रहते कुछ सीख जाते हैं बच्चे। अगला महत्वपूर्ण बिंदु जो हमारा है वह है कि भाषा शिक्षक को अपनी भाषा का प्रयोग की क्षमता बढ़ानी चाहिए। क्यों बढ़ानी चाहिए? अब भाषा शिक्षक यानी हिंदी के आप टीचर है, तो अपनी भाषा प्रयोग की क्षमता का जो है बढ़ाना चाहिए। उसके बाद आगे क्या दे रहा है, क्योंकि उसका भाषा प्रयोग कक्षा में भाषा वातावरण का निर्माण करता है। अगर वह उसको हिंदी के जानकारी है, तो उसको क्षमता को ज़्यादा डेवलप करना चाहिए, ताकि जो है वर्ग कक्ष में जाए तो बच्चे पर उसका प्रभाव छोड़ पाए। वातावरण, माहौल जो है विद्यालय में अच्छा बनाए, वर्ग कक्ष को एकदम अच्छा से बनाए, ताकि बच्चे हिंदी और उनका भाषा को समझे, अच्छे से प्रभावी ढंग से पढ़ावे, तो बच्चा ज़्यादा हिंदी सीखे। इसलिए जो है इसमें कहा गया इस बिंदु में कि भाषा शिक्षक को अपनी भाषा प्रयोग की क्षमता को बढ़ानी चाहिए, क्योंकि उनको पढ़ाना है, वातावरण हिंदी जैसा बनाना है, तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे सीख पाएंगे। अगला महत्वपूर्ण बिंदु हमारा है वह है कि बाल साहित्य लिखा हुआ है, साहित्य होता है
टाइपिंग जो है मिस्टेक है। बाल साहित्य पठन हेतु प्रेरणा देकर हम बच्चों में पठन संस्कृति का विकास कर सकते हैं। यानी बाल साहित्य का विशेष रूप से चर्चा किया है प्राइमरी लेवल में, क्योंकि बाल साहित्य एक जो है पुस्तक है, वह बच्चों को पठन हेतु उसको प्रेरणा देकर ज़्यादा से ज़्यादा उसमें इंटरेस्टेड करेंगे, ताकि वह जो है बाल साहित्य बच्चा ज़्यादा पढ़े। और बाल साहित्य में कोई भी पाठ जो होता है वह सरल भाषा में दिया रहता है, ताकि बच्चे अपने से भी पढ़कर समझ ले। और कहानी भी रहता है वह रुचिपूर्ण रहता है। बच्चे जो है ज़्यादा पढ़ते, उसमें अच्छे अच्छे कहानी रहते हैं जो बच्चों को पढ़ने में बहुत मन लगता है। इसलिए बाल साहित्य को जो है विशेष रूप से इसमें बताया गया है कि उसको पठन संस्कृति का विकास कर सकते हैं बच्चे को, इसलिए बाल साहित्य को जो है सेलेक्ट किया जाए। इसी के आधार पर ऑप्शन प्राय रहता है, देखेंगे जब क्वेश्चन हल करेंगे उस समय। अगला महत्वपूर्ण बिंदु हमारा है वह है प्राथमिक बच्चों की भाषाई क्षमता का आकलन करने में सर्वाधिक सक्षम है। यानी प्राथमिक बच्चों की, यानी प्राथमिक मतलब पहला से लेके पाँचवा तक के बच्चों की भाषाई क्षमता जो होता है, हिंदी के बारे में जो क्षमता होता है, उसका आकलन करने में सबसे अच्छा सक्षम कौन चीज़ है इसमें। तो इससे हम क्या करेंगे, यहाँ से समझिए इस बात को, यहाँ से समझिए कि बच्चों से यह प्रश्न करना कि आप किसी दृश्य का वर्णन कीजिए, यानी उसको हम अगर आकलन करना होगा भाषाई क्षमता का, तो सबसे पहले हम उसके सामने में जो है कोई दृश्य होगा, उसके बारे में कहेंगे। जो चीज़ देखता है, कोई तस्वीर है, उसके बारे में कहेंगे कि आप वर्णन करो। इसी से उसका जो है क्षमता का आकलन हो जाएगा कि बच्चा जो है कैसे बोलता है, उसके बारे में उसका क्या सोच है, कोई चित्र के बारे में, दृश्य के बारे में, तो बच्चा अपना जो है वर्णन करेगा। उसी में हम सारा चीज़ का उसको हम जो है जानकारी ले लेंगे कि कैसा सोचता है, इसका जो है समझाने का तौर तरीका क्या है, और यह कितना इसके बारे में जाना है और जानता है। इस सब जो है क्षमता का भी पता चल जाएगा, आकलन हो जाएगा। आकलन मीन्स आंकना, बच्चे को जानकारी को पता करना कि वह कितना सीख चुका है। अगला महत्वपूर्ण बिंदु हमारा है कि प्राथमिक स्तर पर भाषिक रेखांकन और चित्रांकन लेखन अभ्यास का महत्वपूर्ण चरण है। यहाँ प्राथमिक स्तर की बात किया है 1 to 5, और यहाँ बात किया है भाषिक रेखांकन और चित्रांकन। इसमें जो है क्या होता है, तो हम चित्र जब बनाते हैं तो लेखन अभ्यास हमको बढ़िया होता है, तब तो अच्छा चित्र बनाते हैं। लिखने का अभ्यास ज़्यादा नहीं रहेगा, बोलने का अभ्यास ज़्यादा रहेगा, तो चित्र हमारा अच्छा नहीं बन पाएगा, इसलिए इसको लेखन अभ्यास कहा गया है। फिर रेखांकन है, रेखा को अंकन करना होगा, लिखना होगा, कोई रेखा खींचना होगा, चाहे कोई चित्रांकन करना होगा। तो इस सब सारे चीज़ को करने के लिए हमारा जो है लेखन अभ्यास जो है, यह लेखन अभ्यास का महत्वपूर्ण चरण है। अगर लेखन अभ्यास का महत्वपूर्ण चरण नहीं रहता तो हम कोई चित्र को अच्छा से नहीं बना सकते, कोई रेखांकन नहीं कर सकते हैं। इसलिए लेखन अभ्यास का एक महत्वपूर्ण चरण है क्या, तो रेखांकन और चित्रांकन याद रखेंगे। आगे हम बढ़ते हैं। अगला मेरा महत्वपूर्ण बिंदु क्या है, दूसरे की बात सुनने में रुचि, धैर्य और प्रतिक्रिया यानी सुनना कौशल में शामिल है। अगर आपसे पूछेगा कि सुनना कौशल में क्या क्या शामिल है, सुनना मतलब किसी को बात को सुनेंगे तो हमको क्या क्या ध्यान रखना है, यानी कोई दूसरा व्यक्ति हमको कोई कह रहा है, कुछ कह रहा है, तो उसको हम कैसे सुनेंगे, तो उसको हम सुनेंगे तो उसमें हमारा रुचि होना चाहिए, रुचिपूर्वक सुनेंगे और ध्यानपूर्वक सुनेंगे और धैर्य से सुनेंगे, घबराएंगे नहीं क्या बोल रहे हैं, क्या कर रहे हैं। तब इस सारे चीज़ करने के बाद जो है हम उसको प्रतिक्रिया देंगे। तो प्रतिक्रिया देंगे लास्ट में, पहले सुनने के बाद। तो ये सुनने कौशल में जो है शामिल आता है। सुनना कौशल का मतलब होता है कि ठीक से सुनना, धैर्य से सुनना, उसके बाद जवाब भी देना। तो एग्जाम में पूछ देगा कि सुनना कौशल में कौन शामिल है, तो सुनना कौशल में है कि दूसरों की बात में रुचि, धैर्य और प्रतिक्रिया होना चाहिए। सुनना कौशल का अभिन्न अंग है। अगला बिंदु जो है हमारा महत्वपूर्ण बिंदु है वह है कि संयुक्त परिवार क्या है, संयुक्त परिवार के परिवेश में बच्चों का भाषा विकास अपेक्षाकृत बेहतर होगा। हम यहाँ क्योंकि परिवार के सभी सदस्य बच्चों के साथ निरंतर अंतःक्रिया करते हैं। यहाँ संयुक्त परिवार की चर्चा हो रही है। संयुक्त परिवार कहते किसको है, तो संयुक्त परिवार होता है, एक एकल परिवार होता है। तो संयुक्त परिवार में जो है सभी आ जाते हैं, दादा दादी, माता पिता, चाचा चाची और सब आ जाते हैं, बच्चे छोटे सभी आ जाते हैं। और एकल परिवार में सिर्फ माता पिता आते हैं
उसके बाद बच्चे आते हैं। तो यहाँ संयुक्त परिवार में ज़्यादा मेंबर्स रहेंगे, ज़्यादा सदस्य रहेंगे, तो जो है उसका जो है उस परिवेश बनेगा और बच्चे जो है आसानी से जो है बेहतर ढंग से सीखेगा, क्योंकि परिवार के सभी सदस्य जो है बच्चे के साथ निरंतर अंतःक्रिया करते रहते हैं, कुछ न कुछ बोलते रहते हैं, सिखाते रहते हैं, समझाते रहते हैं। घर में ज़्यादा मेंबर रहेंगे, ज़्यादा जानकार व्यक्ति रहेंगे तो बच्चे उससे ज़्यादा सीखेंगे। छोटा परिवार रहेगा उसमें ज़्यादा तो कम ही सीख पाएगा बच्चे, इसलिए ध्यान रखेंगे संयुक्त परिवार जो है परिवेश में बच्चों को भाषा विकास अपेक्षाकृत अधिक होता है। अगला हमारा महत्वपूर्ण बिंदु है कि बच्चे विद्यालय आने से पहले, आपसे पूछेंगे कि बच्चे विद्यालय आते हैं उससे पहले उसको क्या क्या रहता है उसके पास, तो अपनी बोलचाल की भाषा के अनुभवों से वह लैस होते हैं। यानी हम पूछेंगे बच्चे विद्यालय आने से पहले और क्या क्या उसके पास रहता है, अपनी जो है बोलचाल की भाषा के अनुभवों से लैस रहते हैं। यानी उसमें बोलने की क्षमता तो रहता है, चाहे जौन भाषा में बोले, सिंपल भाषा में बोले, मातृभाषा में बोले, देहाती भाषा में बोले, उसका अपना लोकल भाषा होता है, उसमें कुछ करके अपना किसी तरह अपने बातों को अभिव्यक्त कर देते हैं, तो उसके पास जो है उस अनुभव से वह लैस रहते हैं। यानी कुछ न कुछ भाषा जानते, बहुत बड़ा जो है हिंदी के ज्ञाता नहीं रहते हैं और जो है बहुत बड़ा व्याकरण जो है ज्ञाता नहीं रहते हैं, और बहुत बड़ा साहित्यकार नहीं रहता है, और बहुत बड़ा जो है जानकार वर्ड मीनिंग का जो है शब्दों का ज्ञान उसके पास नहीं होता, लेकिन उसमें बोलचाल की भाषा के अनुभवों से वह लैस रहते हैं। कुछ न कुछ उनमें गुण रहता है, बोलने की क्षमता उसमें विकसित रहती है, लिख नहीं सकता लेकिन बोल सकता है। कब? तब बच्चे विद्यालय आने से पहले की बात हो रही है। अगला हमारा महत्वपूर्ण बिंदु है कि मौखिक कुशलता में विभिन्न प्रकार की औपचारिक अनौपचारिक चर्चाओं में बेझिझक बोलने की कुशलता शामिल है। यहाँ सिर्फ ये देखना कि मौखिक कुशलता में क्या क्या शामिल रहता है, तो यहाँ रहता है विभिन्न प्रकार की औपचारिक अनौपचारिक चर्चाओं में बेझिझक बोलने की कुशलता शामिल रहती है। अब यहाँ हम बात कर रहे थे मौखिक कुशलता किसको बोलते हैं, जो मुँह से अच्छा बोलता है, एक्सपर्ट बोलता है, उसमें कैसा होना चाहिए, तो बेझिझक कहीं बोले, बिना जो है हेजिटेशन के बोले, आराम से बोले, और औपचारिक अनौपचारिक चर्चा में भी बोले। सिर्फ ऐसा नहीं कि विद्यालय में बोले, वो घर में जाए। औपचारिक का मतलब क्या हुआ कि कहीं स्कूल में है, कोचिंग में है, विद्यालय में है, वहाँ बोलते हुए औपचारिक हो गया। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ विद्यालय में बच्चे एक्सपर्ट बढ़िया से बोले, स्कूल में बोले, घर में बोले, स्कूल में बोले, कोचिंग में बोले और घर में जाए तो न बोल पाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। मौखिक कुशलता में दोनों, अनौपचारिक का मतलब जो तक घर में, समाज में कहीं भी वो बोले, चर्चा हो, वहाँ बेझिझक बोले। ऐसा एक्सपर्ट बनाना है कि दोनों जगह कहीं भी जाए तो आराम से बेझिझक होकर बोले, कोई उसमें शर्म नहीं होनी चाहिए, हेजिटेशन नहीं होना चाहिए। यही सब बात को ध्यान में रखना है। ये ऑप्शन रहता है प्रायः, देखेंगे सीटेट के एग्जाम में आएगा। अगला हमारा महत्वपूर्ण बिंदु है कि घर की भाषा और विद्यालय में पढ़ाई जाने वाली भाषा समान हो सकती है। ये कंफर्म नहीं कर रहा है कि दोनों सेम होगा, कहता है कि घर के भाषा और विद्यालय में पढ़ाई जाने वाली भाषा समान हो सकती है, यानी संभावना व्यक्त कर रही है, क्लियरली नहीं कर रहा है कि समान होती है। तो परीक्षा में 4 ऑप्शन दे दिया रहता है, उसमें चुनेंगे तो चारों ऑप्शन में रहेगा कि घर की भाषा और विद्यालय में पढ़ाई जाने वाली भाषा दोनों समान होती है, तो गलत हो जाएगा। उसमें कहेगा कि दोनों टकरा जाता है, ये भी गलत है। उसके बाद कहेगा कि एक दूसरे से बिल्कुल भिन्न होते हैं, तो यह गलत बात है। यानी समान हो सकती है ऐसा माना जाता है। ACTD यानी शिक्षण शास्त्र जो है NCF 2005 का कहना है कि दोनों भाषा समान हो सकती है। अगला हमारा महत्वपूर्ण बिंदु है वह है प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। क्या महत्वपूर्ण है? तो प्राथमिक स्तर का मतलब हुआ कि जो बच्चे जो है 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष के बच्चे हैं, वो हिंदी भाषा शिक्षण के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण क्या है? तो भाषा प्रयोग के अवसर उसको मिलना चाहिए। तो वह बच्चा जो है जल्दी कोई भी चीज़ सीखने का अर्थ वही है कि हिंदी भाषा शिक्षण के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है, तो कहीं जाए तो अपना भाषा का प्रयोग के है विशेष रूप से करे, वहाँ अवसर मिले तो भाषा का प्रयोग अच्छा से करे, अपने बातों को रखे। इसीलिए उसको हिंदी सिखाया जाता है कि कोई भी बात जो है अपने भाषा में प्रस्तुत करे, हिंदी भाषा में प्रस्तुत करे, उसको अवसर मिले तो। अगला हमारा पॉइंट है हिंदी प्रयोग के विविध रूपों को ज्ञान करने हेतु
बाल साहित्य का विविध उपयोग सर्वाधिक उपयोगी साधन हो सकता है। यानी सर्वाधिक जो है साधन क्या हो सकता है हिंदी प्रयोग के, तो वो बाल साहित्य हो सकता है। बाल साहित्य में जो हम बताए थे, इससे पहले भी कुछ पॉइंट था, उसमें था कि बाल साहित्य में जो है रुचिकर कहानी दिया हुआ रहता है और जो है शब्दों का प्रयोग जो है एकदम सरल सरल रहता है, छोटा छोटा रहता है और जो है आसानी से पढ़ा जा सकता है बच्चे द्वारा। तो इसलिए बाल साहित्य का यहाँ कहता है कि उपयोग सर्वाधिक होना चाहिए, साधन के रूप में कार्य करती है, ताकि हिंदी प्रयोग के विविध रूपों को बच्चों जो है ज्ञान हो, उसको जान सके। अगला हमारा महत्वपूर्ण जो है बिंदु है वह है कि कक्षा एक और 2 के बच्चों के लिए ऐसी कहानी का चयन करेंगे जिसके शब्दों, वाक्यों और घटनाओं के वर्णन की शैली चित्रात्मक हो। इसमें बताया जा रहा है कि कक्षा 1 और 2 के आप जानते हैं छोटा बच्चा होता है, उसके लिए कैसा कहानी का चयन करेंगे, तो हम ऐसा कहानी का चयन करेंगे जिसमें जो है शब्द जो है आसान शब्द हो, उसमें सरल वाक्य हो और घटना जो हो उसका वर्णन शैली जो हो कैसा हो, चित्रात्मक हो, यानी चित्र हो। चित्र के माध्यम से कोई शब्द को जो है बच्चे जो है जल्दी कह पाएंगे, अपने शब्दों में, वाक्यों में कह देंगे। तो कहानी में चित्र भी होना चाहिए और सरल शब्दों का प्रयोग होना चाहिए, सरल वाक्यों का प्रयोग होना चाहिए, ताकि बच्चे जो है आसानी से उस चीज़ को पढ़े समझे। अगला हमारा महत्वपूर्ण जो है बिंदु है वह है कि भाषा एक नियमबद्ध व्यवस्था है। यानी भाषा एक नियमबद्ध व्यवस्था है, क्योंकि नियमानुसार हम कोई भी चीज़ को सीखते हैं, कोई भी भाषा हो, हिंदी हो, संस्कृत हो, इंग्लिश हो। जैसे बच्चे को कहा जाएगा कि सबसे पहले क्या सीखता है हिंदी में, तो वह जो है कखारा से शुरू करता है, वर्णमाला से शुरू करता है, वर्णों की पहचान करता है। उसके बाद उस तरह से आगे जाके शब्दों का जो है ज्ञान उसके पास होता है। तो सबसे पहले बच्चा कोई भी चीज़ सुनता है, तब क्या करता है, बोलता है, पढ़ता है, तब जाके लिखता है। इसीलिए कहा गया कि भाषा एक नियमबद्ध व्यवस्था है, नियम से सीखा जाता है। अचानक नहीं बच्चे बड़े बड़े वाक्य और शब्दों का प्रयोग करना शुरू कर देता है, छोटा छोटा वर्णमाला से शुरू करके आगे बढ़ता है। अगला हमारा महत्वपूर्ण बिंदु है प्राथमिक कक्षाओं में रोल प्ले, यानी रोल प्ले को हम हिंदी में कहते हैं भूमिका निर्वाह, ठीक है, का उद्देश्य क्या है। इतना से हम यहाँ पर प्राथमिक कक्षाओं में रोल प्ले का उद्देश्य है क्या है, तो विभिन्न संदर्भों में भाषा प्रयोग के अवसर प्रदान करना। यानी भूमिका निर्वाह का मतलब हुआ कि कहीं हम गए तो हमारा जो प्राथमिक जो है कक्षाएं हैं उसमें जो है हमारा भूमिका निर्वाह का जो है क्या उद्देश्य होना चाहिए, पढ़ाने का जो है हिंदी है वो किस तरह के भाषा का जो हम कहीं भी अपना जो है निर्वाह कर सकते हैं, रोल कर सकते हैं। तो वह है कि हम भाषा सीखने का मुख्य उद्देश्य है कि विभिन्न संदर्भों में भाषा प्रयोग के अवसर प्रदान करना, ऐसा बनाए कि कहीं जाए तो अब भाषा के प्रयोग आसानी से करे, समझाए किसी को कोई बात अपना भाषा में हिंदी में सिखाए, समझाए। अगला हमारा मुख्य जो है बिंदु है वह है कि भाषा प्रयोगशाला पर यह कथन लागू नहीं होता है कि भाषा हमारे परिवेश में बिखरी मिलती है। अगर आपसे पूछा जाएगा कि भाषा हमारे परिवेश में बिखरी मिलती है, इसमें कौन ऐसा कथन है जो असत्य है, तो 4 ऑप्शन दिया जाएगा। तो अखबार दे देंगे, अखबार से भी बच्चे भाषा सीखते हैं। उसके बाद साइन बोर्ड कहीं कहीं लगल रहता है, जैसे बैनर रहता है उस पर लिखा हुआ रहता है, उससे भी बच्चे हिंदी सीखते हैं नहीं। उसके बाद और जो है कहीं जो है विज्ञापन वगैरह टेलीविज़न वगैरह में आता रहता है, उससे भी बच्चे जो है भाषा सीखते हैं। लेकिन जहाँ भाषा प्रयोगशाला है वहाँ जो है हमारे परिवेश में यह बात नहीं बिखरी हुई है, इसलिए भाषा प्रयोगशाला में बच्चे नहीं सीख पाते हैं। अगला हमारा महत्वपूर्ण बिंदु है वह है कि बच्चों की मौखिक भाषा का सतत आकलन करने के लिए उनसे विभिन्न संदर्भों में बातचीत करना अधिक उपयोगी होगा। तो बच्चों की मौखिक भाषा का सतत आकलन करेंगे कि कैसे बोलता है, उसको जांचने के लिए हम क्या करेंगे, तो विभिन्न संदर्भों में बातचीत करना अधिक उपयोगी होगा। ज़्यादा से ज़्यादा उसको बातचीत करेंगे तो मौखिक जो है मुंह से जो बोलेगा कोई बात तो उसको हम आकलन कर लेंगे। तो भाषा का सतत आकलन करने के लिए हम उससे ज़्यादा जो उपयुक्त होगा वो होगा उससे बातचीत करें, या किसी चित्र के बारे में उसको कहेंगे कि तुम वर्णन करो, बताओ ये क्या है, इसका इनके बारे में क्या तुम जानते हो। चाहे उससे बातचीत करेंगे, खूब कुछ क्वेश्चन भी पूछेंगे या कोई भी बात हो टॉपिक जो है करेंगे, तो उसको जो है मौखिक भाषा का सतत आकलन जो है होता रहेगा। ये आसान विधि है उससे बातचीत करना। अगला हमारा पॉइंट है कि भाषा में सतत और व्यापक आकलन का उद्देश्य क्या है, यानी जो है हिंदी हो चाहे संस्कृत हो उसके बारे में हमेशा जो आकलन करते रहते हैं, व्यापक आकलन करते रहते हैं, उसका उद्देश्य क्या है, तो उसका उद्देश्य है
कि भाषा के मौखिक और लिखित रूपों का प्रयोग की क्षमता का आकलन करना, यही इसका मुख्य उद्देश्य है। भाषा शब्द व्याकरण क्यों आकलन करते हैं, तो यही है उद्देश्य कि वह जो है उसका मौखिक और लिखित रूपों के प्रयोग की क्षमता का आकलन करना ही उसका व्यापक और सतत आकलन है। अगला हमारा मुख्य बिंदु क्या है, तो अगला मुख्य बिंदु है कि पाठ्य पुस्तक की भाषा बच्चों को घर व समुदाय की भाषा से मिलती जुलती होनी चाहिए। पाठ्य पुस्तक किसको कहेंगे, तो किताब के कहेंगे, जो आपका बुक है स्कूल में पढ़ना है, उस बुक को जो भाषा होना चाहिए वह बच्चों के घर व समुदाय में जो बोला जाता है वो भाषा से मिलती जुलती होना चाहिए। ऐसा नहीं कि स्टैंडर्ड भाषा का उसमें प्रयोग कर देगा, उससे भी बच्चे नहीं समझ पाएंगे, कठिन शब्दों का प्रयोग कर देंगे, वो नहीं होगा। कोई अन्य भाषा का प्रयोग कर देंगे दूसरे राज्य का, तो नहीं होगा। इसलिए घर व समुदाय की भाषा से मिलती जुलती होनी चाहिए। कौन भाषा, तो पाठ्य पुस्तक में जो भी कहानी हो वो जो है उसका लोकल लैंग्वेज उसमें सम्मिलित होना चाहिए, ताकि बच्चे आसानी से कोई बात को समझ जाए। अगला हमारा है कि प्राथमिक स्तर पर भाषा सिखाने से तात्पर्य है। क्या तात्पर्य है, तो भाषा का प्रयोग सिखाना। प्राथमिक लेवल पर जो भाषा बच्चे को सिखाते हैं या शिक्षण कराते हैं, पढ़ाते हैं, उसका तात्पर्य है कि भाषा का प्रयोग सिखाना है बच्चे को, कि कहीं जाए तो वह भाषा का प्रयोग सही सही कर पाए। तो आज के लिए महत्वपूर्ण बिंदु हमारा इतने रहा। ये शिक्षण जो है 15 नंबर जो है 15 नंबर के शिक्षण शास्त्र पूछता है, उसमें काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगा। तो उम्मीद है कि यह जो है शिक्षण शास्त्र का जो है हिंदी का शिक्षण शास्त्र उम्मीद है कि यह हिंदी का शिक्षण शास्त्र आपको ज़रूर समझ में आया होगा और इससे जो है आगामी एग्जाम में मदद मिलेगी। तो वीडियो को अंत तक बने रहने के लिए सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।